इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में पदस्थ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर S.K. तिवारी से की गई बातचीत। विषय है आगामी माहों में कृषि कार्य और फसलों की देखभाल। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल डॉक्टर S.K. तिवारी साहब। तिवारी साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हम जानना चाहेंगे कि अभी जो जनवरी से मार्च तक का समय है, किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या उनको अपनी फसलों में पूर्ति देनी है और कैसे आगे की तैयारियां करनी है। अभी जो हमारे जिले में रबी की मुख्य फसलें हैं जो अभी लगी हुई हैं, उसमें सबसे प्रमुख है गेहूं और चना। बाकी थोड़ा बहुत और दलहनी फसलें भी लगी हुई हैं, जैसे आपने कहा मटर और ये सब जी। लेकिन जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं और चना। वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि गेहूं में भी कुछ खेतों में भी पौधे पीले पड़ रहे हैं। उन पौधों के पीले पड़ने के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो जो किसान, ज्यादातर हमारे किसान भाई जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वो जो पहली सिंचाई करते हैं, वो सिंचाई करने के पहले वो यूरिया डाल देते हैं, फिर उसको सिंचाई करते हैं, उसमें पानी लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पहले यूरिया डाल दिया और फिर जब उसमें पानी लगाया तो कोई खेत समतल तो है नहीं जी, तो यूरिया वो पानी के साथ घुल करके समान रूप से खेत में मिलने के बजाय वो कहीं पर जहाँ पर लो लाइंग एरिया निचला हिस्सा है वहाँ पर ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, और जहाँ पर हमारा ऊंचा हिस्सा है खेत का, वहाँ पर जरूरत से, आवश्यकता से कम मात्रा रहती है जी। एक तो ये कारण। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसकी भी कमी हो सकती है, जिसके कारण भी पौधे पीले हो सकते हैं। और तीसरा कारण है, देखिए, अगर पौधे सिर्फ पीले पड़ रहे हैं तो जिंक की कमी होगी, लेकिन अगर पीले पड़ने के बाद फिर उस पर कुछ हल्के काले से धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से फंगस, फफूंद की समस्या भी हो सकती है। तो इन सब का ध्यान रखें और देखें कि सबसे पहले तो सावधानी ये बरतनी है कि जो हमको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है, जो हमको 20-25 दिन बाद किसान डालता है, वो कोशिश करें कि सिंचाई करने के बाद जब खेत में बतर आ जाए उस समय, शाम के समय में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, जिससे खेत को समान मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है पूरी फसल को जी, और ये पीलेपन के लक्षण नहीं आते। और अगर जिंक की कमी है तो इसके लिए बोते समय जिंक सल्फेट की जो है वो अनुशंसा है 10 किलो प्रति एकड़ की जी। जिन हमारे किसान भाइयों ने बोते समय जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया है, वो जिंक EDT है, ये उपलब्ध है मार्केट में, ये घुलनशील है, इसका खड़ी फसल में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 250 से 300 ग्राम की मात्रा, इसको 200 लीटर पानी में घोल करके अगर स्प्रे करते हैं तो जो पीलापन है जो अस्थायी रूप से दिख रहा है फसल में, पौधों में, वो दूर होगा। और अगर कोई फंगस की समस्या है तो फिर किसी फंजीसाइड का भी स्प्रे करने की आवश्यकता होती है जी। दूसरी जो हमारे जिले की सबसे महत्वपूर्ण फसल है दलहनी फसलों में, वो है चना। वर्तमान समय में चूंकि हम सब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि विगत 1 हफ्ते से लगभग टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में संभावित होता है कि हो सकता है कुछ क्षेत्रों में पाला गिरने की भी संभावना हो जी। उससे भी
पाला गिरने से जो जब सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो हमारी दलहनी फसलों को ये होता है, क्योंकि वो ज्यादा सकुलेंट होती हैं और ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे चना है, मटर है, मसूर है, जी, इनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सभी फसलों को नुकसान होता है अगर पाला गिरता है, लेकिन दलहनी फसलें चूंकि कोमल होती हैं इसलिए उनको नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। जी, सामान्यतः पाला गिरता है उन परिस्थितियों में जब टेम्परेचर, हमारा जो तापक्रम है दिन और रात का टेम्परेचर, वो लगातार 5 डिग्री या 5 डिग्री से नीचे 24 घंटे तक अगर स्थिर रहता है तो फिर पाला गिरने की संभावना पूरी तरीके से होती है। और ऐसी स्थिति में किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो उस स्थिति में सबसे पहला तो जो प्रिकॉशन है वो ये है कि अगर संभावित है पाला गिरने की स्थिति बन रही है तो उस स्थिति में खेत में बहुत हल्की सिंचाई कर दें। जी, तो सिंचाई करने से जो पौधा पानी ऑब्जर्व करता है उससे उसकी फिजियोलॉजी, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और उससे पाले से नुकसान कम होता है। दूसरा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि शाम के समय में, और पाला जो गिरता है ज्यादातर मध्य रात्रि के बाद, तो शाम को 8-9 बजे के आसपास अगर किसान भाई अपने खेत की मेड़ों पे पूरा कचरा इकट्ठा करके अगर धुआं कर दें खेत के चारों तरफ, तो धुएं से एक हल्की सी लेयर बनती है जिससे जो पाला फ्रास्ट गिरता है वो फसल तक नहीं पहुंच पाता और हमारी फसल सुरक्षित रहती है। जी। तीसरा ये है कि सल्फर का भी, अगर पाला गिर गया, किसान ने कुछ नहीं कर पाया और उसने जब सुबह जाके देखा कि पाला गिर गया, हमारी फसल को तो नुकसान हो गया, तो उस स्थिति में वो सल्फर का स्प्रे भी कर सकता है। घुलनशील सल्फर, इसका भी स्प्रे करता है, इससे कर सकते हैं, इससे भी फसल को बचाव होता है। जी। सबसे जो हम जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे यहाँ, क्योंकि वर्तमान समय में खेती हमारी पूरी रसायनों पर ही निर्भर है और वो रसायनों का इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है कि आज हमारा कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा है जो खाने लायक हो। जी। तो उसके लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट को किसान अपनाए और प्राकृतिक खेती, जो कीड़े बीमारी के लिए भी प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जिसमें हर चीज का उपाय है। अगर खेत में कीड़े बीमारी भी लग रहे हैं तो अभी जैसे हमारे साथी वैज्ञानिक ने कहा भी था कि वो अगर नीमास्त्र बना करके उपयोग करे तो कोई ऐसी इल्ली नहीं, कोई ऐसा कीड़ा नहीं जो उससे न मरे। यहाँ तक कि जो ये कोराजन से भी नहीं मरते हैं वो भी उससे मर सकते हैं। 10 पत्तियां ऐसी हैं इस सृष्टि में जिनको कोई जानवर भी नहीं खाता। इसका मतलब कि उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं। जी। उसमें जैसे आप देख लीजिए सीताफल है, अकाव है, करंज है, कंजी का एक पौधा होता है उसकी पत्ती भी है, महुआ है, नीम है, ये सब पत्तियों को ले ले और पत्तियों को लेने के बाद देसी गाय के गोमूत्र में इनको मिट्टी के गड्ढे में भिगो करके रख दे 24 घंटे तक, और उसके बाद फिर इसको जो है वो इसी मिट्टी के ही बर्तन में या किसी दूसरे बर्तन में उसको उबालना है। और उबालते समय उसमें खूब तीखी मिर्ची जो होती है, बाजार में बहुत छोटी सी एक आती है जो बहुत तीखी होती है जी, वो लगभग आधा किलो मिर्ची मिला दे, 4-6 पुड़िया वो तमाकू खाने वाली जो रहती है उसको मिला दे, लहसुन मिला दे और थोड़ी सी हींग, ये मिला करके अगर उबाल करके इसका अर्क निकाल करके किसान प्रयोग करे जी, तो कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो आपके कोरोजन से नहीं मरेगा, वो इससे जरूर मरेगा। बढ़िया। तो इसका उपयोग करे तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा जी। और इस विषय पर वर्तमान में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जी। हमारे केंद्र के द्वारा जितने जिले में प्राकृतिक खेती पर काम करने वाली कृषि सखी महिलाएं हैं वो 100 हमारे जिले में हैं। उनको हम 5 दिन का प्रशिक्षण दे चुके हैं एज ए मास्टर ट्रेनर। हमने उनको 5 दिन प्रशिक्षण दे करके उनको मास्टर बनाया कि ये प्राकृतिक खेती के मास्टर हैं। ये अब जाकर के गाँव में अपने क्लस्टर में, अपने गांव में और आसपास जो 5-7 गांव हैं उनमें मिल करके लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे ताकि रसायनों का कम से कम उपयोग हो जी, और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। डॉक्टर साहब, जैसे हमें किसी डॉक्टर ने एडवाइस दी होती है कि आप ये पैथोलॉजिकल टेस्ट करा लीजिए, आपको खून की जांच करानी है, तो हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं। तो इस तरह से यदि हमारे पौधे में किसी तरह की हमें कोई शंका है कि ये सक्सेसफुल ग्रोथ नहीं है, इसकी अच्छे से उठ नहीं रहा है, तो क्या हम कृषि विज्ञान केंद्र में उसको लाके उसका सैंपल टेस्ट करा सकते हैं? बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्र में ज्यादातर जो किसान हमारे आते हैं हम उनको यही कहते हैं कि जब आप आ रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में तो मरीज को साथ लेके आइए। जी जी।
हम ये कहते हैं कि आपकी जो फसल प्रभावित है, हाँ। उसके प्रभावित पौधे लेके आइए, मिट्टी सहित ले आइए। अगर कोई मिट्टी में समस्या है तो वैज्ञानिक उसको भी देख करके जज करता है। हाँ। फसल जिस पे नुकसान हो रहा है, जो प्रभावित हो रहे, उसके नमूने लेके आइए, ताकि जो वैज्ञानिक उपस्थित है वहाँ पर वो उसको देख करके उसके लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कर सके कि किस चीज की समस्या है, फिर उसको वो अनुशंसित करे। एक और चीज जो मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा वो ये है कि जैसे अभी हमारे साथी वैज्ञानिक ने थोड़ी सी हल्की सी चर्चा भी किया था, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी लगभग बहुत ही असंतुलित है हमारे जिले में भी। अच्छा। सामान्यतः पौधा जो हमको उत्पाद बना करके देता है, जो हमको दाना बना के देता है, उसको वो दाना बनाने के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत आवश्यक रूप से होती है जी। हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादातर किसान भाई हमारे 1 या 2 खाद का ही उपयोग करते हैं, जिससे सिर्फ 1 और 2 ही पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। बाकी के जो 16 पोषक तत्व हैं वो फसल हमारी जमीन से लेती है, मिट्टी से लेती है, वातावरण से कुछ तत्व लेते हैं। लेकिन अगर हमको देखें कि सामान्यतः किसान, जैसे अभी हम पिछले खरीफ के समय में कार्यक्रम चल रहा था, एक किसान हमारे यहाँ आया तो उसने कहा कि वो 5-6 बोरी 7 बोरी कुछ यूरिया डाल चुका है मक्का में और अभी और डालना है। तो अगर किसान मिट्टी का परीक्षण कर ले और मिट्टी का परीक्षण करने के बाद जो वैज्ञानिक ने उसमें अनुशंसा दिया है उसको वैज्ञानिक के पास ला करके चर्चा कर ले, फिर चर्चा करने के बाद उसको पोषक तत्वों का प्रबंधन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है जो किसान 2 बोरी बजाय 4 बोरी यूरिया डाल रहा है, हो सकता है उसको 1 बोरी यूरिया में ही काम चल जाए और बाकी किसी दूसरे तत्व की अगर कमी है तो वो उसको डाल करके संतुलित रूप से फसल उत्पादन कर सकता है। तो आवश्यक है कि मिट्टी का परीक्षण अवश्य करें और मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो वैज्ञानिक अनुशंसा रहती है उस हिसाब से पोषक तत्वों का प्रयोग करें। ये बहुत अच्छी जानकारी कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमें पूरा ध्यान रखना है कि किस चीज की वाकई में उस समय आवश्यकता है और यदि वो कम हो रहे हैं तो उसके कारण भी हमारा पौधा हो सकता है कि पूरा ग्रोथ न ले पा रहा हो। अभी जब थोड़े समय बाद सर्दियां कम होंगी तो तरबूज और ककड़ी के बुआई की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। कुछ जानकारी उस बारे में भी हम चाहते हैं कि किस तरह से किसान भाई, हालांकि यहाँ तो उतना क्षेत्र नहीं है, लेकिन ककड़ी यदि लेते हैं तो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जो कुकुरबिट्स हैं, जो तरबूज, ककड़ी और खीरा ये सब हैं जी, इनको किसान ये फसल काटने के बाद जिनके पास पानी की व्यवस्था होती है वो गर्मी में इन फसलों की खेती करते हैं जी। इनमें सबसे जो सावधानी होती है वो ये जरूरी होता है कि किसान अच्छी किस्म के, ज्यादातर संकर इन फसलों के संकर किस्मों की ही बीजों का उपयोग किया जाता है। तो अच्छी किस्म जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से उपयुक्त हो उसका चयन करें और साथ साथ सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि जितने कुकुरबिट्स हैं, जितने ये कद्दू वर्गीय फसलें हैं, खीरा, कद्दू और ये लौकी, ये सब तरबूज, ककड़ी, ये सब जितनी हैं, ये सब बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इनके लिए भी आवश्यक है कि इनकी जब बुआई करते हैं उस समय इनका बीज भी सही ढंग से उपचारित करें ताकि जो फफूंद जनित बीमारियां हैं बीज से होने वाली उनको भी बचाया जा सके। साथ साथ मिट्टी को भी, चूंकि मिट्टी में लगातार इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने से हमारे खेत में तमाम प्रकार की फफूंद की, कीड़े, बीमारियों की बैंक बन रही है, खजाना बन रहा है। तो ये भी आवश्यक है कि हम अपनी मिट्टी को भी उपचारित करें और साथ साथ उसी हिसाब से तैयारी करें। संकर किस्मों का ही चयन करें, चूंकि संकर किस्में हाई इनपुट रिस्पॉन्सिव होती हैं और अच्छी पैदावार देने वाली भी होती है। साथ साथ इनमें कीड़े बीमारियों की भी समस्या कम आती है। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने बांटी डॉक्टर साहब। किस तरह से हम आगामी मौसम में अपने फसलों के लिए तैयारी और सावधानी बरत सकते हैं, जो उपचार आपने सुझाए हैं, विशेषकर जैविक उपचार भी हैं, और साथ ही जो तैयारियां आगे फसलों के लिए की जानी है बुआई के संबंध में, साथ ही जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी जो भूमिका है किसान भाइयों के साथ काफी महत्वपूर्ण है। वो एक प्रयोगशाला की तरह भी कार्य करता है और आप अपने पौधों के सैंपल ले जाकर वहां उसको भी परीक्षण करवा सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मुझे याद आ गई, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के व्हाट्सएप के भी समूह बने हुए हैं। अच्छा। साथ साथ हमारे जिले के जितने कृषक हैं जी, उनके लगभग 2.5 से 3 लाख कृषकों का हमारे पास डेटाबेस तैयार है,
जो एक किसान सारथी भारत सरकार का ICR का प्रोग्राम है, हाँ। उसमें वो रजिस्टर्ड हैं जी। तो हम लगातार हफ्ते में 2 बार उनको इस फसलों से संबंधित और वर्तमान समय में जो चीजें रहती हैं जिनकी आवश्यकता होती है उनके मैसेज भी देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, किसान अगर चाहे कोई समस्या है वो नहीं आ सकता है केंद्र पर तो अपनी फोटो खींच करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे। जी। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जितने भी हैं वो सब देखते हैं और जिससे संबंधित होता है वो उस पर अपनी सलाह किसान के पास तक पहुंचा देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये काफी त्वरित है क्योंकि आजकल सामाजिक मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे ही यदि किसान को उस तस्वीर और उसके साथ वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाती तो काफी उसका काम आसान हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी जानकारी, हमारे किसान भाई इस जानकारी को भी जरूर नोट करेंगे और हमारा कार्यक्रम सुनते रहेंगे ऐसा हमें लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK तिवारी से की गई बातचीत। विषय था आगामी फसलों की देखभाल और कृषि कार्य। आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे आकाशवाणी केंद्र प्रमुख श्री सचिन भागवत जी। और अब आपको सुनवाते हैं श्यामू पड़ते और साथियों की आवाज में लोकगीत। मुरपुंगल लाले सो लाले ओ मवा घोगड़ाते
किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे शामू परते और साथियों की आवाज में लोकगीत। और चलिए अब बात करते हैं कि रेशम उत्पादन की उत्तम तकनीक क्या है। किसान भाइयों, यदि हम रेशम उत्पादन की बात करें तो उत्तम तकनीक बहुत जरूरी है, तभी हमको भरपूर लाभ मिलता है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन जरूरी है। ये कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है और इसके ऊंचे दाम हमको मिल जाते हैं। और सही पूछा जाए तो ये ऊंचे दाम कम मात्रा वाला उद्योग है और यदि हम इसकी उत्तम तकनीक नहीं अपनाएंगे तो हमको पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। इसमें मादा रेशम कीट एक समय में 300 से 500 अंडे देती है और इन्हें नियंत्रित वातावरण में रखना बहुत जरूरी है। लाभदायक रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट, सहतूत, टसर, एरी, मूंगा इनको आपको चुनना होगा और इनके लिए स्वच्छ और हवादार जगह का चयन भी करना होगा। बेहतर होगा कि आप प्रशिक्षण पहले जरूर ले लें, क्योंकि लाभ हमें जब मिलेगा जब हम रेशम उत्पादन के लिए शहतूत की खेती, स्वच्छ कीट पालन गृह, ये सही किस्म के रेशम कीट के जो अंडे हैं इनकी सब व्यवस्था कर लें और ये हमें प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंडे से कोकून तक, फिर कोकून से धागा निकालने तक, इन चरणों पर बारीकी से ध्यान देना बहुत जरूरी है। बीमारियों की रोकथाम करना बहुत जरूरी है ताकि गुणवत्ता इसकी बनी रहे और फिर हमें लाभ ज्यादा मिले। अच्छी पत्तियों वाली शहतूत की जो किस्में हैं उनको चुनें और इनके लिए जो भोजन है जैसे माही है, कोटो है, ये भी इनकी व्यवस्था करना जरूरी है। भूमि और जैसे नारियल के बगीचे हैं, ऐसी फसलों के साथ अंतर फसल आप ले सकते हैं। कीट पालन गृह बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और अच्छी तरह से सील किया हुआ जरूरी है। समय समय पर आप वहां पे ब्लीचिंग पाउडर, फारोलिन घोल इसका छिड़काव करें ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो पाए और जो भी आपके जो उपकरण उसमें जरूरी है वो भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अंडों को कीटाणु रहित करें और लार्वा को ट्रे पर रखकर ताजी शहतूत की पत्तियां खिलाएं और लार्वा जब बढ़ते हैं तो खूब खाते हैं, इसलिए नमी बनाए रखें और जब परिपक्व लार्वा हो जाए, लार श्रावित करने लगे तो खुद को ये कोकून में लपेट लेते हैं जो 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। रोगों से बचाने के लिए संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी है, जैसा हमने आपसे पहले भी कहे। तो कीट पालन के पहले जो गृह है उसको अच्छे से साफ कर लें, ध्यान रखें वहां यदि नमी है तो वहां धुआं कर दें और 24 घंटे के बाद उसको खोलते जरूर रहें। यानी कंटिन्यू आपको लगातार 2-4 दिन बंद नहीं रखना है, हर 24 घंटे के बाद खोलना है और 10-12 पत्तियों को गुच्छे में बांधकर बांस पर या तार पर लटका दें ताकि कीटों को भरपूर आहार मिलता रहे। पुराने जो गुच्छे हैं उनको समय समय पर बदल दें और यदि प्लेटफॉर्म पर आप कीट पालन कर रहे हैं तो उत्तरावस्था के कीटों को बांस के 6x3 आकार के 4-5 खाने वाले प्लेटफॉर्म बना लें और फिर उस पर करें और प्रत्येक खाने में लगभग 800 कीटों का पालन आप कर सकते हैं। यदि ट्रे में रखना हो तो 1 मीटर व्यास के जो ट्रे हैं उसकी व्यवस्था कर लें। ये 2.5x3 के आकार के रखें। अब इनकी आहार की जो स्थिति है तो पहली अवस्था में कीटों को कोमल, तीसरी और चौथी अवस्था में मध्यम और 5वीं अवस्था में इनको परिपक्व जो पत्तियां हैं वो खाने के लिए दें और सफेद रंग के जब ये हो जाते हैं, पीले सफेद रंग के हो जाएंगे तो इन्हें उठाकर अंगुलियों के बीच में मल लें ताकि जो इनका खोखला आवरण है वो निकल जाए और फिर एकत्र करके चंद्रिकाओं में रखकर सुरक्षित करें। इस प्रकार यदि आप उत्तम तकनीक अपनाते हैं तो भरपूर रेशम उत्पादन आप कर पाएंगे और लाभ कमाएंगे। और अब करते हैं हम श्रृंखला बातें खेती किसानी की। इसके अंतर्गत हम अभी इस समय जो हमारी फसल रबी की तैयार है उसकी कुछ बातें। तो इसके लिए हमें अभी गेहूं की फसल जो है उसमें पीलापन यदि आपको दिखाई दे रहा है तो नियंत्रण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। इस समय गेहूं, चना, मसूर, सरसों ये फसलें वानस्पतिक अवस्था में हैं, कहीं कहीं फूल और फली की अवस्था पर हैं। इस समय गेहूं की फसल में खाद, पानी और फफूंदनाशक के उपयोग के बावजूद भी 40 से 50 दिन की फसल में पीलापन दिख रहा है। गेहूं की फसल की यदि हम बात करें तो पीलेपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, जिंक, गंधक है, आयरन है, मैंगनीज है। ये पोषक तत्वों की
कमी या फिर दीमक व जड़ माहू का कीट प्रकोप या फिर पानी की बहुत ज्यादा अधिकता, तो हमको यही ध्यान में रखना है। जिंक की कमी यदि है तो उसके कारण गेहूं की फसल में ऊपर से 3-4 पत्तियों में हरा रंग भद्दा पड़ने लगता है और नई जो पत्तियां हैं ना वो नुकीली और पतली निकलने लगती हैं। जिंक की कमी की पूर्ति के लिए बुआई के समय या पहले पानी के समय जिंक सल्फेट आपको मिलाना होगा। इसके बाद सल्फर की यदि कमी दिखती है तो सल्फर की कमी के कारण गेहूं की फसल में नई पत्तियों में जो पत्तियों का रंग है वो पीला या फिर सुनहरा हो जाता है। यदि आपको ऐसा दिख रहा हो तो समझ जाइए कि गंधक की कमी हो गई है। तो गंधक की कमी की पूर्ति के लिए बुआई के समय बेंटोनाइट सल्फर या फिर जिप्सम इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। आयरन की कमी यदि होगी तो जैसा पीलापन आपको दिखाई देगा, लेकिन पत्तियों की जो नसें हैं वो हरी और जो किनारे हैं वो जले हुए दिखाई देंगे, तो समझ जाइए कि आयरन की कमी है। इसकी पूर्ति करने के लिए खड़ी फसल में चिलिटेट फेरस सल्फेट 12% या फिर अपने क्षेत्र के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। मैंगनीज की कमी है तो गेहूं की फसल में ऊपर की पत्तियों पर स्लेटी भूरे रंग के धब्बे पड़ जाएंगे, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, साथ ही जो पत्ता है वो झुक जाएगा और दाने में वजन कम या हम अपनी भाषा में कह लें तो पोचे रह जाएंगे। तो इसकी कमी की पूर्ति के लिए खड़ी फसल में आप मैग्नीज सल्फेट का छिड़काव करें। साथ ही इल्ली का नियंत्रण यदि गेहूं की फसल में दिख रहा है तो उसके लिए भी आपको छिड़काव करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि गेहूं या चने की फसल में आप इल्ली के प्रकोप को रोक पाएंगे, तभी आपको बहुत अच्छी रबी की फसल मिल पाएगी। और अब एक नजर आज के बाजार भाव पर। कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार रहे। सोयाबीन न्यूनतम 4,000 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 5,157 रूपये। चना न्यूनतम 4,700 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 4,750 रूपये। मक्का 1,100 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 1,751 रूपये। गेहूं 2,455 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 2,657 रूपये। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। कल शाम 7:21 पर फिर हाजिर होंगे नई चर्चा नई जानकारी के साथ, तो सुनिएगा जरूर। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। जय राम जी की, जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।